तो आज हम कारतूस एक छोटी सी एकांकी का अध्ययन करेंगे। एकांकी यानी नाटक का जो छोटा रूप होता है। एक अंक वाली गद्य रचना को एकांकी कहते हैं और नाटक में कई अंक होते हैं। अंक से तात्पर्य है भाग। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लेखक हबीब तनवीर के बारे में। बच्चों, लेखक का जन्म 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। कई पुरस्कारों जैसे फेलोशिप, पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने वसंत ऋतु का सपना, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस जैसे नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया और इनका स्वर्गवास 8 जून 2009 में हुआ। ठीक है बच्चों, 13 लेखक के बारे में आइए देखते हैं। विषय परिचय। अंग्रेज भारत में व्यापारिक रूप में आए थे, ये सभी को पता है, और धीरे धीरे अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने पांव शासक के तौर पर जमाने प्रारंभ कर दिए। कंपनी ने एक के बाद एक रियासतों पर कब्जा प्रारंभ कर दिया। उनकी मंशा स्पष्ट होते ही उनके विरुद्ध संघर्ष शुरू हो गया। उस समय अनेक ऐसे जांबाज हुए जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल ऐसे ही जांबाज थे। कारतूस पाठ में एक ऐसे ही वीर की कहानी है जो न केवल दिलेर है बल्कि वह कुछ ऐसा कारनामा करता है कि अंग्रेज अधिकारी तक उसकी वीरता का लोहा मानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं एकांकी कारतूस। पात्र कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। अवधि यानी समय 5 मिनट। जमाना 1799। समय रात्रि का है। स्थान है गोरखपुर के जंगल, जो गोरखपुर इस समय उत्तर प्रदेश में है। जंगल में कर्नल कालीन के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं और चांदनी छिटकी हुई है और कैंप के अंदर लैंप जल रहा है। खेमे का अर्थ होता है बच्चों अस्थायी डेरा। कर्नल, जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। कर्नल क्या कहता है लेफ्टिनेंट से कि जो जंगल की ज़िंदगी होती है काफ़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं आता। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि हमें काफ़ी समय हो गया इस जंगल में अस्थाई डेरा डाले हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं जंगल की ज़िंदगी से। वजीर अली आदमी है कि भूत, हमारे हाथ ही नहीं आता। मतलब हर बार वजीर अली इनके आंखों में धूल झोंककर यानी इनको चकमा देकर, धोखा देकर फरार हो जाता था। ये लाख कोशिशों के बावजूद वजीर अली को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। कर्नल बोलता है, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। रॉबिन हुड भी अंग्रेजों के खिलाफ था और बहुत से ऐसे कार्य किए जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। बच्चों, इतिहास में जब भी क्रांति की बात होती है तो 1857 की क्रांति बहुत ही फेमस से प्रसिद्ध है, पर उससे पहले भी क्रांति हुई थी 1799 में, जो हम आज पढ़ रहे हैं वजीर अली के बारे में। वजीर अली ने भी 1799 में जो कारनामा किया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, वो भी एक क्रांति से कम नहीं है। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक करा देने में तकरीबन कामयाब हो गया। कर्नल क्या बता रहा है कि उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। जिस तरह से वजीर अली काम करता है, जिस तरह से वजीर अली अंग्रेज़ों को
चकमा देकर निकल जाता है। जो उसके कारनामे हैं, जो उसके कार्य है, उसके कार्य को देखकर रॉबिन हुड की याद आती है, क्योंकि दोनों ही रॉबिन जो है, चाहे हम रॉबिन हुड की बात करें चाहे वजीर अली की, दोनों के कारनामे आश्चर्यजनक हैं, मतलब जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है, फिर भी ऐसे कारनामे उन्होंने करके दिखाए। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में बहुत नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी। इस 5 महीने में अवध के दरबार को अंग्रेजी हसर से बिल्कुल पाक यानी पवित्र कर दिया, मुक्त कर दिया, तकरीबन, मतलब लगभग कामयाब हो गया। वजीर अली ने क्या किया, 5 महीने अवध प्रांत में हुकूमत की और 5 महीने में उस अवध प्रांत को ब्रिटिश हुकूमत से, अंग्रेजी हुकूमत से लगभग मुक्त कराने में कामयाब हो गया। लेफ्टिनेंट बोलता है, कर्नल कॉलिन ये शहादत अली कौन है? क्या पूछता है? शहादत अली के बारे में पूछता है। कर्नल क्या जवाब देता है? आसिफुद्दौला का भाई है वजीर अली और उसका दुश्मन। शहादत अली कौन है? आसिफुद्दौला का भाई वजीर अली और आसिफुद्दौला का दुश्मन। वजीर अली आसिफुद्दौला का दुश्मन क्यों? अभी लग जाएगा बताऊं। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़की की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। आसिफुद्दौला के घर में कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चे ने जन्म नहीं था, काफ़ी समय हो गया था, तो लोगों को लगा कि अब इसके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। तो क्या था कि आसिफुद्दौला का जो भाई था शहादत अली, उसको सिंहासन मिलेगी, वो उस राज्य का मालिक होगा। पर वजीर अली के जन्म लेते ही, यानी आसिफुद्दौला वजीर अली का पिता है, तो उसने अपने मौत ख्याल किया। मौत क्यों ख्याल किया? क्योंकि वजीर अली से बड़ा था, उसका चाचा था, तो सिंहासन उसको मिली थी, अब अपने बेटे के अधीन यानी अपने भतीजे के अधीन रहेगा उस राज्य में। इस तरह से उसने अपनी मौत माना। लेफ्टिनेंट, मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने क्या मसलहत, क्या रहस्य था? लेफ्टिनेंट कर्नल से क्या पूछता है कि शहादत अली को अवध के सिंहासन पर बैठाने में क्या रहस्य है? तो कर्नल बताता है कि शहादत अली हमारा दोस्त है, यानी शहादत अली क्या है, अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ है, अंग्रेज़ों का दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना उसकी फितरत है। इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी आधी जायदाद दौलत जो है अंग्रेज़ों को दे दी और 10 लाख रुपये नगद। अब वो भी ये ऐश करता है और हम भी। कर्नल ने क्या बताया लेफ्टिनेंट से कि शहादत अली एक तो अंग्रेज़ों का दोस्त है और उसके साथ साथ बहुत ऐश पसंद आदमी है। वह अवध के प्रांत पर बैठा है इसलिए, और क्योंकि दोस्त था, और उसके साथ साथ अवध के प्रांत पर राज करने के साथ साथ अपनी संपत्ति, आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए नगद अंग्रेज़ों को दे दी। इस तरह से दोनों अपना मिलकर ऐश कर रहे थे। फिर लेफ्टिनेंट करता है, सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाही जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। लेफ्टिनेंट ने कर्नल से क्या पूछा कि जो वजीर अली है अफगानिस्तान के जो बादशाह है, शहंशाह है शाह जमा, हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है, यानी निमंत्रण दे रहा है, उनको हमला करने के लिए बुला रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी। वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने। कर्नल क्या बता रहे कि सबसे पहले हमले का निमंत्रण किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने। उसके बाद वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया। उसके बाद शमसुद्दौला ने भी अफगानिस्तान के शहंशाह शाहजहाँ शाह जमा को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का दावत दिया। तो लेफ्टिनेंट क्या बोलते हैं, कौन शमसुद्दौला? कर्नल बोलता है नवाब बंगाल का निस्बती भाई, रिश्ते में भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। बंगाल का जो नवाब था रिश्ते में उसका भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी। बंगाल का नवाब कौन था? आप लोग इतिहास में पढ़ चुके होंगे। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। लेफ्टिनेंट सभी बातों से क्या निष्कर्ष निकालता है कि पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ रही है। एक उनके खिलाफ क्या हुआ कि एक जागरूकता पैदा हो गई। किस बात की जागरूकता? क्योंकि कंपनी की जो बुरी नीयत थी उसके बारे में सबको पता लग गया था। सबको पता चल गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादे नेक नहीं है। किस तरह से? क्योंकि वो पहले तो व्यापार के उद्देश्य से आई थी और धीरे धीरे रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
तो इस तरह से कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक तरंग, एक लहर दौड़ गई उनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए। कर्नल बोलता है जी हाँ, अगर एक कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के जो कारनामे हैं वो धरे रह जाएंगे, मतलब बेकार हो जाएंगे। अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग कंपनी के खिलाफ जो बगावत कर रहे थे उसमें कामयाबी मिल गई तो कर्नल बोलता है कि बक्सर और प्लासी में जो हमने कारनामे दिखाए थे वो सब बेकार हो जाएंगे। और ये भी कहता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है वो लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों खो बैठेगी। मतलब जो लॉर्ड क्लाइव ने जो प्रसिद्धि हासिल की थी, अब पूरे हिंदुस्तान में जो कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ी है, उस समय लॉर्ड वेलेस्ली था, उसके हाथों में कंपनी कमान थी, तो बोला इसके हाथों खो बैठेगी। मतलब इसके शासनकाल में कंपनी वो प्रसिद्धि जो हासिल की थी वो सब कुछ खो बैठेगी। अर्थात कंपनी की जो शक्ति थी, जो ताकत थी, जिस तरह से वो एक के बाद एक रियासतों पर कब्जा कर रहा था, वो सब कुछ बेकार हो जाता, बेकार सिद्ध होता। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह से इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना ही चाहिए। लेफ्टिनेंट क्या बोलता है कि वजीर अली की जो आज़ादी है उसको इस तरह से हम खुला छोड़े तो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, इसलिए हमें किसी न किसी तरीके से इस शख्स को, इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल बता रहा है लेफ्टिनेंट से कि पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता उसके चंद जाबाज मुट्ठी भर मगर एक दमखम। तो कर्नल क्या बताता है कि फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, बरसों से हमारी आंखों में धूल झोंकर में धोखा देकर भाग जा रहा है, हमारे हाथ नहीं आ रहे, इन्हीं जंगलों में भटक रहा है। उसके चंद जाबाज हैं मगर मुट्ठी भर यानी बहुत कम संख्या में, मगर दमखम, मगर बहुत ही जाबाज, उन्हें बहुत ही दम है। हमारी पूरी बटालियन मिलके उसको, उसके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। ठीक है बच्चों। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना वजीर अली जाती तौर पे भी बहुत बहादुर आदमी है। लेफ्टिनेंट क्या बोलता है कि वैसे भी वो बहुत ही बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। कर्नल बता रहे कि अगर बहादुर नहीं होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील का कत्ल नहीं करता। तो लेफ्टिनेंट पूछता है कर्नल से कि कत्ल का क्या किस्सा हुआ था। कर्नल मतलब कत्ल की कहानी के बारे में कर्नल से पूछ रहा है। तो कर्नल जवाब दे रहा है किस्सा क्या हुआ था, उसको पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को क्या किया, बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सलीना वजीफ़ा क्या होता है बच्चों, गुजारे के लिए दी जाने वाली धनराशि मुकर्रर कर दी, मतलब निश्चय कर दिया कि वजीर अली को उसके पद से हटा दिया जाए और वजीर अली को 3 लाख रुपया साल में मिलेगा उसके जीवन यापन के लिए। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल से कोलकाता तलब किया। कोलकाता तलब करना मतलब बुलाना, याद करना। तो इस बात की शिकायत लेकर वो जो कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, उससे शिकायत की, पर गवर्नर जनरल, शिकायत किस बात की कि गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता क्यों याद किया, कोलकाता क्यों बुलाया। वकील ने शिकायत की परवाह किए बिना उल्टा उसे ही बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ पहले से नफरत कूट कूट कर भरी थी और उसने क्या किया, अपना खंजर निकाला और वकील का काम तमाम कर दिया। खंजर निकाला और वकील का कत्ल कर दिया। लेफ्टिनेंट बोलता है और कत्ल करने के बाद भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन्हीं जंगलों में कई साल से भटक रहा है। कर्नल ने क्या बताया कि अपने जानिसारों, जानिसार मतलब जान न्यौछावर करने वाले साथियों, प्राण देने वाले साथी, मतलब एक दूसरे के लिए जो अपनी जान की भी बाजी लगा दे, अपनी जान को कुर्बान कर दे, ऐसे साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। और आजमगढ़ के जो हुक्मरान थे, जो शासक थे, उन्होंने अपने सुरक्षा के घेरे में घाघरा तक पहुंचा दिया और वो कारवां अब इन्हीं गोरखपुर के जंगलों में भटक रहा है। लेफ्टिनेंट बोलता है मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, उसकी योजना क्या है। लेफ्टिनेंट वजीर अली की योजना के बारे में जानना चाहता है। कर्नल बताता है कि स्कीम यह है कि किसी तरह से नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। तो कर्नल उसके स्कीम के बारे में बता रहे हैं, योजना के बारे में बता रहा है। वो किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है और अफगानिस्तान
के हमले का इंतज़ार करना चाहता है और अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, और उसके बाद सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध के तख्त पर, अवध के सिंहासन पर, अवध के राज्य पर कब्जा करे और पूरे देश से अंग्रेज़ों को निकाल दे। यही इसकी योजना है। लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच गया हूँ। लेफ्टिनेंट ने क्या अनुमान लगाया कि नेपाल पहुंचना कोई कठिन काम नहीं है, हो सकता है कि पहुंच गया हूँ। कर्नल बता रहा है नहीं, हमारी फौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि इन्हीं जंगलों में है। कर्नल ने क्या बताया, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि हमारी फौज भी और शहादत अली की जो अवध का राजा है, अवध के तख्त पर बैठा हुआ है, और उसके सिपाही दोनों के बड़े ही शक्ति के साथ पीछा कर रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है कि इन्हीं जंगलों में भटक रहे हैं। तभी एक सिपाही तेजी से खेमे के अंदर दाखिल होता है। कर्नल उठकर बोलते हैं, क्या बात है? गोरा यानी जो सिपाही है, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गोरा ने क्या बताया कि दूर ऐसा लग रहा है काफ़ी धूल उड़ रही है। कर्नल सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही अपना सलाम किया और चला गया। और आपको पता है कि फौज में किस तरह से सिपाही ऑफिसर्स के सामने सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सिपाही, कर्नल कहा कि सिपाहियों से कह दो कि बिल्कुल तैयार रहे, और सिपाही सलाम करके बाहर चला गया। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, लेफ्टिनेंट जो था वो खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त था। वो देख रहा था, जैसे ही पता लगा, सिपाही ने बताया कि धूल उड़ रही है, तो खिड़की से लगातार देखे जा रहा था। गर्द तो ऐसी उड़ रही कि जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। लेफ्टिनेंट ने कर्नल से क्या बताया खिड़की से देखने के बाद कि धूल तो इस तरह से उड़ रही है जैसे पूरा काफिला चला रहा है, पर एक ही सवार दिखाई दे रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला रहा है। कर्नल ने भी खिड़की से बाहर देखा तो उसको एक ही सवार नजर आया और सरपट यानी तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए हमारी तरफ ही आ रहा है। लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ भागा आता मालूम होता है। कर्नल ने ताली बजाकर सिपाही को बुलाया। कर्नल सिपाही से कहता है, सिपाहियों से कहो कि इस सवार पर नज़र रखे और किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला गया। सिपाही जो आया था उससे कर्नल ने क्या कहा कि इस पर नज़र रखो, ये किस तरफ जाता है, और सिपाही सलाम करके तुरंत इस सूचना को देने के लिए अपने सैनिक साथियों के पास चला गया। लेफ्टिनेंट सुबह की कोई गुंजाइश नहीं, ये तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक गई। लेफ्टिनेंट कर्नल से क्या कहता है कि इनमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और काफ़ी करीब आके घोड़ों के टापों की जो आवाज़ है वो बिल्कुल रुक गई, अर्थात सवार उनके पास तक पहुंच गया। सवार बाहर से सिपाहियों से कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर बोला, बहुत खूब, अच्छी बात है। सवार अंदर गया, गोरा चिल्लाकर कहा, बहुत खूब। सवार ने कहा बाहर से, सी बहुत अच्छा। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। गोरा यानी जो सिपाही था वो अंदर गया, खेमे के अंदर, टेंट के अंदर गया जहाँ पे कर्नल और लेफ्टिनेंट बातें कर रहे थे। कर्नल से बताया कि हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल ने कहा भेज दो। लेफ्टिनेंट ने क्या अनुमान लगाया कि हो सकता है वजीर अली का कोई आदमी हो, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता हो। कर्नल बोलता है चुप रहो, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है और सवार जैसे ही खेमे के अंदर गया, टेंट के अंदर गया, आते ही पुकार उठता है, कहने लगा तन्हाई तन्हाई, मतलब एकांत एकांत। एकांत मतलब जहाँ पे कोई ना हो। कर्नल बोलता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे, मतलब आप बेफिक्र होकर जो कहना चाहते हैं कह दे। सवार फिर बोलता है दीवार हम गोश दारत तन्हाई, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, जो गुप्त बातें होती है वो अकेले में ही की जाती है, जो राज की बातें होती है अकेले ही की जाती है। दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर कर्नल क्या बोलता है साहब यहाँ कोई गैर नहीं है। कर्नल क्या ना जो बोला कोई गैर आदमी नहीं है, आप खुशी खुशी कह दें, जो कहना चाहते हैं बेफिक्र होकर करें। तो सवार ने क्या जवाब दिया था कि दीवारों के भी कान होते हैं, राज की बात तन्हा में की जाती, मतलब अकेले की जाती है। कर्नल ने लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले गए। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, तो जरा वक्फे के बाद थोड़ी देर के बाद
चारों तरफ सवार देखता है और देखने के बाद कुछ बोलता है, कहता है। पहले तो चारों तरफ देखा, जब देखा कि कोई नहीं है आसपास तो सवार कर्नल से कहता है। सवार ने क्या कहा, आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है, मतलब इस जगह पर आपने डेरा क्यों डाला है। तो कर्नल बोलता है, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। कर्नल ने क्या जवाब दिया कि कंपनी के हुक्म के द्वारा वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मैंने, मतलब इतनी बड़ी संख्या में सेना का क्या मतलब। लाव लश्कर मतलब सेना का जमावड़ा, युद्ध सामग्री, इसका क्या मतलब। कर्नल बोलता है, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, वजीर अली को गिरफ्तार करने में मदद मिलेगी इसलिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। सवार ने क्या कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो वजीर अली उनके सामने बैठा है उनको गिरफ्तार नहीं कर पाया है, तो चले जाने के बाद क्या गिरफ्तार कर पाएंगे। कर्नल बोलता है, क्यों? तो सवार ने जवाब दिया, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल जवाब सुनकर उत्तर देता है कि मैंने भी यही सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं। तो सवार ने कहा कि मुझे चंद कारतूस चाहिए। कर्नल, किस लिए? सवार जवाब देता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल खुश हो जाता है कि ये भी लगता है हमारे साथ ही है, हमारा ही आदमी है। उसने खुश होकर कहा कि ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया, धन्यवाद। कर्नल नाम पूछता है, आपका नाम? सवार अपना नाम बताता है, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करते हैं, नहीं आपकी जान छोड़ता हूँ, आपको मैं कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। यह कहकर बाहर चला जाता है और अपने घोड़े पर बैठकर निकल जाता है। टापू का जो शोर है सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। हक्का बक्का क्यों है? क्योंकि जिस वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए बरसों से उस जंगलों में, खतरनाक जंगल की ज़िंदगी को जी रहे हैं, जंगल में खेमा डाले हुए हैं, डेरा डालकर उसका पीछा कर रहे हैं, वही वजीर अली कर्नल के सामने आया, उससे कारतूस भी लिए और अपना परिचय दिया, चला गया। कर्नल कुछ नहीं कर सका, इसलिए वो हक्का बक्का रहा है। लेफ्टिनेंट जब अंदर आया तो लेफ्टिनेंट ने पूछा, कौन था? तो कर्नल ने बड़ी दबी हुई आवाज़ में, ऐसा लगता है कि अपने आप से ही बातें कर रहा है, एक जाबाज सिपाही। तो इस तरह से उसकी वीरता, उसके कारनामे को जो सुना था, जब उसने अपनी आंखों से देखा तो उसके मुंह से भी दुश्मन के लिए भी तारीफ निकली, एक जाबाज सिपाही। तो इस तरह से बच्चों, इस छोटे से एकांकी के माध्यम से आपने वजीर अली के कारनामों के बारे में देखा कि किस तरह से वजीर अली ने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था और किस तरह से उसके दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत की भावना थी, किस तरह से वो पूरे हिंदुस्तान को ब्रिटिश हुकूमत यानी अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाना चाहता था। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम इस कारतूस एकांकी का अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।